हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इशू ऑफ शेयर्स का चैप्टर शुरू किया था। आज के लेक्चर में मैं जो मेजर कॉन्सेप्ट कवर करूंगा वो है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड री इशू ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स। इसके अलावा हमारा एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक बच जाएगा, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो मैं इस टॉपिक को भी इसी लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूंगा। आप लोगों की बेनिफिट के लिए, आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए मैंने टाइम स्टैम्प्स डाल दिया है, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं अपने लेक्चर को शुरू करता हूं। सबसे पहले हम लोग फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की बात करना शुरू करते हैं। तो इन हैंड रिटन नोट्स की हेल्प से हम सारी चीजें डिस्कस करते हैं। आप जगह जगह वीडियो पॉज करके अपने रजिस्टर्स में नोट्स लिख सकते हो। तो अगर मैं पहले फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की बात करूं तो जो पूरा कॉन्सेप्ट है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का वो बिल्कुल सेम है जो आप क्लास 12 अकाउंट्स में पढ़ते हो। तो जिन बच्चों ने क्लास 12 अकाउंट्स में अच्छे से पढ़ा होगा उनको कोई भी तकलीफ यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। फिर भी मैं सारी बातें आपके साथ स्टार्टिंग से डिस्कस करते रहता हूं ताकि आप लोगों को सारी चीजें रिकॉल होती जाए। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहली बात, फॉरफीचर मींस कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। शेयर्स को कैंसिल करना। शेयर्स कैंसिल कब होते हैं? जब कोई फेलियर या डिफॉल्ट हो जाता है इन पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट। कोई भी इंस्टॉलमेंट हमने शेयर होल्डर से मंगवाया, चाहे वो अलॉटमेंट हुआ चाहे कोई भी कॉल मनी हुआ, जब कोई शेयर होल्डर उसको पे करने में डिफॉल्ट कर देता है या कोई फेलियर हो जाता है किसी भी रीजन की वजह से, तब कंपनी शेयर्स को फोरफीट कर सकती है। आगे देखो क्या लिखा है, और इंटरेस्ट देयर ऑन, यानी कॉल्स इन अरियर्स का हमने इंटरेस्ट निकालना सीखा था लास्ट लेक्चर में, हमने उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी करी थी। तो कॉल्स इन अरियर्स पे जो इंटरेस्ट होता है वो भी शेयर होल्डर को देना होता है। तो वो इंटरेस्ट पेमेंट में भी अगर कोई डिफॉल्ट होता है तो कंपनी फोरफीट कर सकती है शेयर्स। नेक्स्ट लिखा है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इज डन एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब्ड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स यानी तभी हो सकता है जब कंपनी के आर्टिकल्स में ये पावर दे रखी हो, कंपनी को पावर दे रखी हो कि आप कंपनी के जो शेयर्स है वो फोरफीट कर सकते हैं। वो भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होगा, जो भी रेलिवेंट कंपनीज एक्ट की प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग होगा। तो सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन होते हैं वो ये कहते हैं कि आप ऐसी एकदम तुरंत उठा के नहीं कि सीधा एक्शन ले लोगे कि सीधा हमने शेयर्स कैंसिल कर दिए, नहीं। यू हैव टू गिव प्रॉपर नोटिस टू द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर। इसलिए आगे लिखा है देखो, आफ्टर सर्विंग प्रॉपर नोटिस टू द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर। तो इस पॉइंट का मेजर क्रक्स ही हो गया कि पहली बार फॉरफीचर तभी हो सकता है जब कंपनी के पास पावर हो एज पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। दूसरी बात, जो फॉरफीचर होगा वो होगा आफ्टर सर्विंग प्रॉपर नोटिस टू द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को मौका दिया जाएगा कि भाई आप फटाफट से अपनी पेमेंट पूरी कर दो तो हम आपके शेयर्स फॉरफीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफीटेड शेयर्स इज नॉट रिफंडेड। जो शेयर्स फॉरफीट हो जाते हैं, जो शेयर्स कैंसिल हो जाते हैं, उस पर जो भी पैसा हमको मिल चुका है ऑलरेडी, जो भी पैसा ऑलरेडी मिल चुका है वो शेयर होल्डर हमसे मांगने नहीं आ सकता। वो पैसे शेयर होल्डर को रिफंड नहीं करे जाते। तो उन पैसों का क्या होता है, उन पैसों को हम लोग एक अलग खाते में डाल देते हैं, एक अलग अकाउंट में डाल देते हैं जिसको बोलते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जो भी अमाउंट रिसीव हो चुका है ऑन फॉरफीटेड शेयर्स वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब हमें सीखना है मेजरली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है? तो इसमें ब्रॉडली 3 केसेस बना के हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझ सकते हैं। पहला केस हो गया जब शेयर्स जो इशूड है वो है एट पार, जब जो शेयर्स फॉरफीट कर रहे हैं वो शेयर्स पार पे इशू हुए थे। दूसरा हमारा केस बनता है जब शेयर्स इशू हुए थे एट प्रीमियम, लेकिन प्रीमियम का पैसा हमें शेयर होल्डर से मिल चुका है। यानी शेयर्स प्रीमियम पे तो इशू है लेकिन डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर से हमें प्रीमियम का पैसा पूरा मिल चुका है। तो थर्ड केस हमारा बन जाएगा प्रीमियम नॉट रिसीव, यानी शेयर्स इशू तो हुए एट प्रीमियम लेकिन
प्रीमियम हमको मिले नहीं। तो इस प्रकार से हम इसको 3 भागों में या 3 केसेस में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो केस ए पढ़ते हैं सबसे पहले। केस ए, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार। तो फॉरफीचर अगर हो रहा है शेयर्स का जब वो पार पे इशू हुए थे, तो हम क्या एंट्री पास करते हैं? तो देखना, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। किस अमाउंट से डेबिट करते हैं? कॉल्ड अप फेस वैल्यू से। ध्यान रखना, कॉल्ड अप फेस वैल्यू, जितना भी फेस वैल्यू शेयर का हमने शेयर होल्डर से मंगवा रखा है, उस पूरे कॉल्ड अप फेस वैल्यू से डेबिट हो जाता है शेयर कैपिटल। क्रेडिट करते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो हमने बोला जो अमाउंट हमें फॉरफीटेड शेयर्स में मिल चुका है उसको हम लोग शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डाल देते हैं उठा के। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में आ गया आपका अमाउंट रिसीव। हाँ, क्लास 12 में आप लोग पूछोगे कि सर हम इसको फॉरफीटेड शेयर अकाउंट बोलते थे, तो क्या हम इसको यहाँ पे फॉरफीटेड शेयर अकाउंट बोल सकते हैं? तो आंसर यस। अगर आपको शेयर फॉरफीचर अकाउंट की जगह फॉरफीटेड शेयर अकाउंट यूज करना है तो आप वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी, मेरे को या इंस्टीट्यूट को कोई भी तकलीफ नहीं होगी उससे। अच्छा, और क्या करते हैं? जो पैसा हमें नहीं मिला, जो पैसा ड्यू तो हो गया लेकिन शेयर होल्डर से नहीं मिला, वो हम उसके रिस्पेक्टिव कॉल पे डेबिट क्रेडिट कर देते हैं। तो अगर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो शेयर अलॉटमेंट है उसका पैसा नहीं मिला तो उस पर क्रेडिट कर दिया। कोई कॉल का पैसा नहीं मिला तो उसमें क्रेडिट कर दिया। और ध्यान रखना, इस पॉइंट को ध्यान रखना, अगर कंपनी में कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट खुला हुआ है, अगर जो भी अनपेड अमाउंट है या अनपेड कॉल है वो हमने सारा कॉल्स इन अरियर्स में डाल रखा है, तो शेयर अलॉटमेंट और शेयर कॉल की जगह कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट यहां पे क्रेडिट होगा। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। तो एंट्री दोबारा से क्या हो गई? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विद कॉल्ड अप फेस वैल्यू टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट विद अमाउंट रिसीव्ड टू शेयर अलॉटमेंट या टू शेयर कॉल जिसमें अमाउंट रिसीव है, अमाउंट ड्यू है बट नॉट रिसीव्ड है। एंड इफ कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट खुला हुआ है तो हम उसकी जगह यूज करेंगे कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। ये हो गया मेरा केस ए खत्म। केस बी क्या है? व्हेन शेयर्स जो फॉरफीट हो रहे हैं वो इशू हुए थे एट प्रीमियम। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम एंड प्रीमियम इज रिसीव, यानी प्रीमियम का पैसा मिल चुका है। प्रीमियम का पैसा तो मिल चुका है। तो ध्यान रखना, जब प्रीमियम का पैसा मिल चुका है तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को कैंसिल या रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव्ड कैन नॉट बी कैंसल्ड और रिवर्स्ड। क्यों नहीं रिवर्स कर सकते? सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो हमने अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था सेक्शन 52 कंपनीज एक्ट 2013 का, जो इनलिस्ट करता था कि आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को कहां कहां अप्लाई कर सकते हो। तो उस प्रोविजन की वजह से जो सेक्शन 52 एक रिस्ट्रिक्शन डाल रहा है ऑन यूज ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, उसकी वजह से हम बोलेंगे कि भाई अगर प्रीमियम मिल चुका है तो भाई अब हम उसको वापस नहीं कर सकते, क्योंकि सेक्शन 52 यहां पे हमें थोड़ा सा रोकता है, ठीक है। तो प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव्ड कैन नॉट बी रिवर्स्ड और कैंसिल्ड, इस बात का ध्यान रखेंगे। एंड अकॉर्डिंगली हमारी अकाउंटिंग एंट्री क्या बन जाएगी? शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना ही करना है। सारी फॉरफीचर की एंट्री में शेयर कैपिटल तो डेबिट होगा ही होगा, दैट टू विद कॉल्ड अप फेस वैल्यू, वहां तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट आ गया यहां पे भी विद अमाउंट रिसीव्ड। लेकिन ध्यान रखना, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में हम अमाउंट रिसीव तो डाल रहे हैं लेकिन एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। आप ये सोच के प्रीमियम मत इंक्लूड कर देना इसमें कि भाई प्रीमियम भी तो रिसीव हो चुका है तो वो भी शेयर फॉरफीचर में आ जाएगा। नो, क्योंकि हम ऊपर प्रीमियम को डेबिट नहीं कर रहे, प्रीमियम को रिवर्स नहीं कर रहे, तो कोरस्पॉन्डिंगली हम लोग जब क्रेडिट एस्पेक्ट है उसमें हम लोग शेयर फॉरफीचर में उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, नहीं तो हमारी डबल एंट्री हिल जाएगी, डबल एंट्री गलत हो जाएगी। अब बाकी वही है सेम, टू शेयर अलॉटमेंट या टू शेयर कॉल, जो इंस्टॉलमेंट्स मंगवा दी, ड्यू हो गई बट मिली नहीं, और अगर कंपनी ने कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट खुला हुआ है तो वो कॉल्स इन अरियर्स में चला जाएगा। ये हो गई मेरी केस नंबर बी की एंट्री। और फाइनली मेरी थर्ड केस, केस सी में क्या हो जाएगा? वही है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इश्यूड एट प्रीमियम। प्रीमियम पे तो इश्यू है, लेकिन यहां पे मैं बोल रहा हूं प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड, प्रीमियम अभी मिला नहीं है। तो जब प्रीमियम मिला ही नहीं तो सेक्शन 52 की बात ही खत्म हो गई। प्रीमियम का जब पैसा ही नहीं हमारे पास तो हम उसको अप्लाई करने का कोई बात ही नहीं कर सकते। तो उस केस में फिर हम लोग जो हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट कर रखा होगा पहले, उसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली एंट्री बन जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट मैंने बोला डेबिट करना ही करना है विद कॉल्ड अप फेस वैल्यू। अब यहां पे हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट कर देंगे। डेबिट करने का क्या मतलब हुआ है? बेसिकली हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम को कैंसिल या रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आ गया प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, जो प्रीमियम नहीं मिला उसमें हमने रिवर्स कर दिया सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करके। और बाकी एंट्री सेम हो गई।
टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। अच्छा यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ है, यहां पे आएगा अमाउंट नॉट रिसीव्ड, सॉरी अमाउंट रिसीव्ड, ये इसको मैं ठीक कर देता हूं, थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गई। अमाउंट रिसीव, तो वही शेयर फॉर फीचर अकाउंट में तो जो अमाउंट रिसीव हो जाता है वो हम लोग डाल देते हैं, और बाकी जो पैसा ड्यू हो गया बट नहीं मिला वो हम लोग शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू शेयर कॉल अकाउंट में डाल देंगे। एंड अगेन अगर हमने उसका कॉल्स एंड एरियर्स का एक अकाउंट खोल रखा है तो कॉल्स एंड एरियर्स का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सेम इतना अपनी कहानी चलेगी। एक नोट पे गौर करना, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नोट को आप ध्यान रखेंगे। हालांकि ये चीज मैं ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, फिर भी मैं यहां पे दोबारा से लिख रहा हूं। इन केस ऑफ प्रो राटा अलॉटमेंट, excess application money is first adjusted towards capital portion and then towards premium portion। तो ये मैंने पहले भी वैसे बता दिया था आपको, लेकिन मैं यहाँ दोबारा बता रहा हूँ कि जब प्रो राटा अलॉटमेंट होती है तो प्रो राटा अलॉटमेंट में हम लोग एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करते हैं। तो जब हम फ्यूचर इंस्टॉलमेंट के अगेंस्ट, या सपोज मैं अलॉटमेंट के अगेंस्ट अगर एडजस्ट कर रहा हूँ एक्सेस एप्लीकेशन मनी को, और अलॉटमेंट में प्रीमियम भी चिपका हुआ है, तो पहले हम लोग कैपिटल के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे एक्सेस को, एंड फिर जो भी बच जाएगा उसको प्रीमियम के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे। इसके ऊपर एक आपके स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन भी है, मैं वो भी अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा, और फिर ये सारी बात हमारी क्लियर हो जाएगी कि क्यों ये नोट हमें जानना जरूरी है। तो कॉन्सेप्चुअली इतनी ही बातें हैं। सबसे पहले तो बेसिक बातें थी, ऑलरेडी आपकी सारी बातें पड़ी हुई हैं, कोई भी चीज नई नहीं थी यहाँ पे। अब मैं फटाफट से आपको इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके स्टडी मटेरियल के सवाल दिखाता हूं। आप लोग देखिएगा इलस्ट्रेशन नंबर 11 स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन है, पेज नंबर हो गया आपका 10.43। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो स्टडी मटेरियल है इंस्टीट्यूट का, आप इसको ऑनलाइन वेबसाइट के द्वारा एक्सेस कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप पूरा लेटेस्ट स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो। और क्योंकि कुछ बच्चों के सवाल भी आते हैं, मैं ये भी क्लैरिफाई कर देता हूं कि वंस आपका सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाता है तो आप ऑनलाइन सीडीएस पोर्टल कहते हैं, तो सीडीएस पोर्टल के थ्रू अपने स्टडी मटेरियल को फ्री आप मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्डर कर सकते हो। तो बेसिकली जो रजिस्ट्रेशन फी होती है आपको, जो आप देते हो, उसमें आपके फिजिकल कॉपीज ऑफ स्टडी मटेरियल का भी कवर हो जाता है। तो आप बाद में इसको अपने हिसाब से जब भी ये मंगवा सकते हो। अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है अभी हार्ड कॉपी, तो आप इसको डाउनलोड करके सॉफ्ट कॉपी में देख लेना। ठीक है, चलिए तो इलस्ट्रेशन नंबर 11 पढ़ना, छोटा सा क्वेश्चन है। एक्स लिमिटेड forfeited 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹8 कॉल्ड अप। तो 10 रुपए का शेयर है वैसे, लेकिन 8 रुपए कॉल्ड अप है। और नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी एट ₹2 ईच। तो 2 रुपए का फर्स्ट कॉल कोई शेयर होल्डर ने नहीं दिया, तो उसको हमने फोरफीट कर दिया। एप्लीकेशन मनी एट द रेट ऑफ ₹2 पर शेयर एंड अलॉटमेंट मनी एट द रेट ऑफ ₹4 पर शेयर हैव ऑलरेडी बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी। तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा ऑलरेडी मिल चुका है। गिव जर्नल एंट्री फॉर फॉरफीचर। ये देखो इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, आपके एग्जाम में भी सवाल में वो बोल सकता है इस तरह की बात, तो आपको बहुत केयरफुल रहना है। assumed that all money due is transferred to calls and arrears account। तो आपके एग्जाम में भी इस प्रकार की इंस्ट्रक्शन या जो बात है आपको बताई जा सकती है। तो अगर आपको ये बता रखा है देन आपको इसका मतलब कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट को यूज करके चलना है। चलिए, वैसे तो बहुत ही सिंपल छोटा सा सवाल है, फिर भी मैं अपने हिसाब से पूरी तरीके से कराऊंगा। तो देखो 10 रुपए का शेयर है, पार रेशो है, प्रीमियम की कोई बात ही नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई। अब इसका ब्रेकअप कैसे कैसे दे रखा है, तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे 4 इंस्टॉलमेंट्स है। 4 इंस्टॉलमेंट्स है। पहली इंस्टॉलमेंट है एप्लीकेशन की 2 रुपए की एप्लीकेशन मनी, फिर अलॉटमेंट मनी है 4 रुपए का, और उसने बोला हुआ है फर्स्ट कॉल मनी जो अनपेड है वो कितने रुपए का है, 2 रुपए। तो बैलेंस ये अगर आप टोटल करोगे तो ये आ रहा है 8 रुपए। तो बैलेंस मेरा फाइनल कॉल पे होगा 2 रुपए का। क्वेश्चन ने बोला है कि 8 रुपीज है मेरे कॉल्ड अप, 8 रुपीज है मेरे कॉल्ड अप। दैट मीन्स आप ये कह सकते हो कि एप्लीकेशन मनी तो हो ही गया, इसके अलावा अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा हमने मंगवा रखा होगा। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिखता, इसको थोड़ा मैं और साफ साफ कर देता हूं। तो मैं इसको ऐसे बोलूंगा, इतना पोर्शन कॉल्ड अप है, इतना पोर्शन कॉल्ड अप है।
अब हम शेयर्स जो फोरफीट कर रहे हैं वो है 20,000 शेयर्स। 20,000 शेयर्स इनको हम लोग फोरफीट कर रहे हैं, इनको हम फोरफीट कर रहे हैं। इन 20,000 शेयर्स पे क्वेश्चन ने बोला है एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, परंतु फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला। फाइनल कॉल की तो बात ही नहीं हुई क्योंकि वो हमने मंगवाया ही नहीं, और यहां पे हमने फर्स्ट कॉल के बाद शेयर्स फोरफीट कर दिए। बस इतनी सी कहानी है, फटाफट से एंट्री कर लेते हैं, आ जाओ। तो मेरी एंट्री बन गई शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसमें कितना अमाउंट आएगा, तो 20,000 शेयर्स फोरफीट करें हैं और कॉल्ड अप फेस वैल्यू है 8 रुपीज, तो इसमें आ जाएगा 1,60,000। 1,60,000। अच्छा 2, अब मैं यहां पे लिखूंगा शेयर फॉर फीचर अकाउंट, तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट इसमें कितना अमाउंट आएगा, 20,000 शेयर्स हैं, इसमें हमें 2 रुपए एप्लीकेशन का और 4 रुपए अलॉटमेंट का मिल चुका है, यानी टोटल 6 रुपए मेरे को मिल चुका है। तो ये आ गया कितना, 1,20,000। और फाइनली जो पैसा नहीं मिला वो मैं क्रेडिट कर दूंगा 2 कॉल्स इन अरियर्स। ध्यान से, क्यों हम कॉल्स इन अरियर्स लिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हमने कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट खोल रखा है। तो ये वैसे बैलेंस आ जाएगा, लेकिन आप वैसे भी निकाल सकते हो। 20,000 शेयर्स हैं और 2 रुपए का फर्स्ट कॉल मुझे नहीं मिला, तो ये आ गया कितना, 40,000। बस नरेशन आपकी वैसा बना सकते हो, नरेशन कोई बड़ी बात नहीं। बीइंग 20,000 शेयर्स forfeited for non-payment of first call। तो इस प्रकार से आप एक अंग्रेजी में अपनी नरेशन बना के लिख सकते हो, लेकिन नरेशन जरूर बनानी है। तो बस एक ये सवाल मेरे को करवाना था, और कर लेते हैं, 1-2 सवाल और देख लेते हैं आपके स्टडी मटेरियल के, और फिर हम अपना आगे बढ़ जाएंगे। अब हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 12। पेज नंबर बता देता हूं, 10.44। 10.44। तो इलस्ट्रेशन नंबर 12 कहता है एक्स लिमिटेड फॉरफीटेड 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुल्ली कॉल्ड अप। अब क्या बोल रहा है कि 100 रुपए के शेयर्स थे और ये फुल्ली कॉल्ड अप थे, विच वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो 20% प्रीमियम पे इशू हुए। अमाउंट पेबल ऑन शेयर्स वर एज फॉलोज, मतलब कैसे कैसे अमाउंट मिलना था हमको। एप्लीकेशन पे 20 रुपए, अलॉटमेंट में 50 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 50 रुपए। तो 3 टुकड़ों में बेसिकली पैसा मिलना था। ओनली एप्लीकेशन मनी वॉज पेड बाय द शेयर होल्डर्स। तो जो नालायक शेयर होल्डर्स थे उन लोगों ने सिर्फ एप्लीकेशन का ही पैसा दिया। फुल्ली कॉल्ड अप है, इसका मतलब अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी मंगवाया होगा, परंतु उन्होंने अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉरफीचर। चलिए, तो 100 रुपीज का बेसिकली ये शेयर है, प्लस 20 रुपीज का प्रीमियम। ब्रेकअप कैसे कैसे आपको बता रखा है, देखो। एप्लीकेशन पे उसने बोला हुआ है 20 रुपए, अलॉटमेंट पे उसने बोला है 50 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, दैट मीन्स 30 + 20। 30 + 20, और बचे हुए 50 रुपए फाइनल कॉल पे। बचे हुए 50 रुपए फाइनल कॉल। पहली बात कि ये पूरा कॉल्ड अप है, तो पूरा कॉल्ड अप है। अब जो नालायक शेयर होल्डर्स हैं उनके पास कितने शेयर है टोटल, 5,000। 5,000 शेयर है। तो इन लोगों ने एप्लीकेशन का तो पैसा दे दिया, परंतु अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, और हमने शेयर्स फॉरफीट कर दिए। तो पहले तो देखना ये, जब भी प्रीमियम का केस आ जाए, जब भी फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की आपको एंट्री करनी है और प्रीमियम का केस आ जाए, तो फर्स्ट आइडेंटिफाई कि क्या प्रीमियम रिसीव हुआ है कि नहीं। पहले आप केस आइडेंटिफाई करो कि केस नंबर बी है कि केस नंबर सी है। तो देखो आप यहाँ पे जो प्रीमियम है, जो प्रीमियम का पैसा है वो हमें यहां मिलना था, वो हमें यहां पे मिलना था, लेकिन हमें ये पैसा मिला नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रीमियम हमको मिला ही नहीं, क्योंकि हमको सिर्फ एप्लीकेशन का ही पैसा मिला। तो ये मेरा केस हो गया प्रीमियम नॉट रिसीव्ड का, प्रीमियम नॉट रिसीव्ड का। तो एंट्री मेरी क्या बन जाएगी,
चलो अब इसमें एंट्री बना देते हैं। तो फॉर फीचर की एंट्री करनी है खाली आपको। तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहां कितना आएगा, इसमें हमेशा कॉल्ड अप फेस वैल्यू आता है हमेशा। तो 5,000 शेयर्स हैं और कॉल्ड अप फेस वैल्यू है 100 रुपीज, तो ये हो जाएगा 5 लाख। अब यहां पे मेरे को सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट करना पड़ेगा। रीजन मैंने बोला आपको कि प्रीमियम यहां पे हमें रिसीव नहीं हुआ है। तो यहां कितना अमाउंट आएगा, 5,000 शेयर्स है और 20 रुपए का प्रीमियम नहीं मिला, तो ये हो गया 1 लाख रुपए। अच्छा, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, इसमें कितना आएगा, तो 5,000 शेयर्स हैं और कितने रुपए मिल गए हमको, कितने रुपए में मिल चुके, तो हमें खाली एप्लीकेशन के 20 रुपए मिले हैं बस, और कुछ भी नहीं मिला। तो यह आ जाएगा 5,000 इंटू ₹20। तो इसका अमाउंट आ जाएगा 1 लाख। फिर हमें क्या क्या पैसा नहीं मिला, मैं अज्यूम करता हूं, मैं अलग अलग इसमें इंस्टॉलमेंट्स लेके चल रहा हूं। तो एक तो मेरे को शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, और दूसरा मेरे को शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला। अब यहां पे क्या क्या अमाउंट आएगा, जब मैं शेयर अलॉटमेंट की बात करूंगा तो क्योंकि प्रीमियम नॉट रिसीव्ड है, तो मैं अलॉटमेंट में जो इंक्लूडिंग प्रीमियम वाला जो पोर्शन है पूरा लूंगा, तो यहां पे प्रीमियम भी इंक्लूड होगा। तो टोटल जो मेरे को अलॉटमेंट पे पैसा मिलना था वो 50 रुपए मिलना था, वो 50 रुपए मिलना था, तो पूरा 50 रुपए मैं यहां लेके चलूंगा। तो इधर आ जाएगा ₹50। और यहां पे कितना है, 5,000 शेयर्स पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी 50 रुपए ही थे। तो ये हो गया 2.5 लाख, ये भी हो गया 2.5 लाख। और सारी कॉन्सेप्ट आपने सही से अप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन ठीक करी होंगी, तो आपकी जो फॉर फीचर की एंट्री है ऑटोमेटिकली अपने आप टैली भी हो जाएगी। ठीक है, तो बस ये एंट्री हमको इस क्वेश्चन में करनी थी। अब मैं आपको अगला सवाल दिखाता हूं। अब हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 13, जो कि है पेज नंबर 10.45। तो इस इलस्ट्रेशन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। हालांकि क्वेश्चन जो दे रहा, मतलब जो इलस्ट्रेशन दे रखा है, ये क्वेश्चन फॉर्म में तो नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है आपके कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो देखना, लिखा है मिस्टर शामी हैज अप्लाइड फॉर 1,000 शेयर्स ऑफ कंपनी XYZ लिमिटेड। तो मिस्टर शामी कोई शेयर होल्डर है जिन्होंने 1,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था। पेइंग एप्लीकेशन मनी एट द रेट ऑफ ₹2 पर शेयर। तो एप्लीकेशन मनी था ₹2 का, बट हैज बीन अलॉटेड ओनली 600 शेयर्स। तो यानी कि मिस्टर शामी ने 1,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 1,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसको अलॉट हुए खाली 600 शेयर, 600 शेयर्स। The shares have a face value of ₹10 and a premium of ₹2 per share। तो ठीक है, प्रीमियम भी है और फेस वैल्यू है ₹10 का। विच आर पेबल एज, कैसे कैसे, अलॉटमेंट पे ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, फाइनल कॉल पे ₹5। एंड आगे कहता है नाउ इन केस मिस्टर शामी डजंट पे अलॉटमेंट मनी एंड फाइनल मनी। तो कैसे आप फॉर फीचर की एंट्री पास करोगे कि अगर मिस्टर शामी ने अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया तो आप किस प्रकार से इसमें एंट्री पास करोगे। तो पहले तो भाई देखो ये कि बंदे ने, मिस्टर शामी ने 1,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, परंतु उसका अलॉट कितने हुए, खाली 600 शेयर्स। तो कहीं ना कहीं आप इसको बोल सकते हो कि ये केस हो गया आपके प्रो राटा अलॉटमेंट का, प्रो राटा अलॉटमेंट का ये केस हो गया। अब हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, चलो। तो सबसे पहले तो भाई ये देखो कितने रुपए का शेयर है, ₹10 का शेयर है, ₹2 का प्रीमियम है। कैसे कैसे पैसे मिलने हैं इसमें, तो टोटल आई थिंक 3 इंस्टॉलमेंट्स बोली है। तो एप्लीकेशन पे उसने बोला है ₹2, अलॉटमेंट पे उसने बोला है ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो यानी ब्रेकअप हो गया 3 + 2 का, और फाइनली
लास्ट कॉल पे आपका फाइनल कॉल पे हो गया बचे हुए 5 रुपए। ये आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है। और क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ, क्या पूरे कॉल्ड अप है पैसे? हाँ पूरे कॉल्ड अप है, क्योंकि उसने बोला कि अलॉटमेंट का और फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, दैट मीन्स ये पूरा कॉल्ड अप है। अब नेक्स्ट जो मिस्टर शामी की बात हो रही है, जिसके पास 1000 शेयर्स है, तो अप्लाई करे थे उसने 1000 शेयर्स, अलॉट हुए हैं 600 शेयर्स। इसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, परंतु अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। ये आपकी इंफॉर्मेशन होगी पूरी क्वेश्चन की। अब आप इसमें कैसे करोगे, तो मैं पहले एंट्री बनाने से पहले जो मेन इसमें कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करना है वो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। देखो, सबसे पहले सोच के बताना कि यहां पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना आएगा, कितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिला होगा हमको मिस्टर शामी से। तो कितना मिला होगा भाई, 1000 शेयर्स अप्लाई करे थे परंतु अलॉट हुए 600, इन पे इसने 2 रुपए का एप्लीकेशन मनी दिया है। तो कितना आ जाएगा मेरा एक्सेस एप्लीकेशन मनी, यह आ जाएगा 800 रुपए का, 800 रुपए का। अब मेरे को बताओ अलॉटमेंट में कितना पैसा ड्यू है, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे टोटल कितना पैसा ड्यू होगा, तो अलॉट तो भाई 600 ही शेयर्स हुए हैं, अलॉट तो 600 ही शेयर्स हुए हैं। तो अलॉटमेंट पे टोटल जो पैसा मिलना है वो कितना मिलना है, 5 रुपए, 5 रुपए मिलना है टोटल अलॉटमेंट पे। तो 600 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से ये बन गया मेरा 3000। लेकिन जो ये 3000 है ये टोटल अलॉटमेंट पे ड्यू है। कुछ इसमें से शेयर कैपिटल का पैसा मिलना है, कुछ इसमें से प्रीमियम का पैसा मिलना है। शेयर कैपिटल, प्रीमियम। शेयर कैपिटल पे कितना पैसा मिलना है, 3 रुपए। प्रीमियम का कितना पैसा मिलना है, 2 रुपए। तो कितना हो गया, 600 इंटू 3, ये आ गया मेरा 1800, और ये आ गया 600 इंटू 2, 1200। तो ये मेरा ब्रेकअप हो गया अलॉटमेंट के मनी का। अब हमने नोट पे क्या लिखा था, हमने ये बोला था कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी हम एडजस्ट करते हैं अलॉटमेंट के अगेंस्ट, तो और अलॉटमेंट में अगर प्रीमियम भी चिपका हुआ है तो पहले हम लोग एक्सेस को शेयर कैपिटल या कैपिटल के पोर्शन से एडजस्ट करेंगे और फिर बचे हुए को हम लोग प्रीमियम के पोर्शन से एडजस्ट करेंगे। तो टोटल जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो तो है 800 रुपए का। तो इस 800 रुपए को हम पहले एडजस्ट करेंगे शेयर कैपिटल या कैपिटल पोर्शन से, यानी यहां से पहले हम यहां से एडजस्ट करेंगे। तो क्योंकि यहां पे पूरा ही एक्सेस एप्लीकेशन मनी यूज हो गया कैपिटल के अगेंस्ट एडजस्ट करने में, तो यानी प्रीमियम के अगेंस्ट तो कुछ भी एडजस्ट नहीं होगा। अब जो बच गया अमाउंट, शेयर कैपिटल का बच गया 1000 रुपए, प्रीमियम का तो पूरा 1200 बच गया, ये बोलूंगा मैं अमाउंट अनपेड, अमाउंट अनपेड। यानी कि जो ये मेरा केस बन गया, जब मैंने बोला फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की बात कर रहे हैं व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, तो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि प्रीमियम मिला है कि नहीं मिला है। तो यहां पे क्योंकि प्रीमियम मैं बोल रहा हूं पूरा का पूरा 1200 का नहीं मिला, तो ये मेरा केस सी बन गया, दैट इज प्रीमियम नॉट रिसीव्ड का केस बन गया। तो टोटल मुझे कितना पैसा नहीं मिला, 1000 प्लस 1200, ये अलॉटमेंट का बोल रहा हूं मैं, अलॉटमेंट का 2200 रुपए मेरे को नहीं मिला। ये हो गया मेरा पूरा केस। अब मैं इस पे जर्नल एंट्री बना सकता हूं। तो फटाफट से अब हम लोग जर्नल एंट्री बनाते हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब बहुत सोच समझ के एंट्री करनी है। हम यहां पे किस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, शेयर कैपिटल में हमने कितना पैसा डाला होगा, कि हमने बेसिकली जितने शेयर्स अलॉट करे उसी बेसिस पे डाला होगा। एक्चुअल अप्लाइड से तो कोई मतलब नहीं, शेयर कैपिटल में तो उतना ही पोर्शन जाता है जितना अलॉट होता है। तो यहाँ पे 600 शेयर्स अलॉट हुए थे, तो 600 रुपए के 600 शेयर्स के हिसाब से कैलकुलेशन हम करेंगे। और टोटल 10 रुपए कॉल्ड अप है, तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू हो गई मेरी 10 रुपए की, तो ये आ गया 6000। और यहां पे मेरे को सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या बोला, सिक्योरिटीज प्रीमियम या प्रीमियम का पैसा हमको अभी नहीं मिला।
तो कितना पैसा नहीं मिला ये तो मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, ये तो मैंने यहां निकाल दिया 1200। तो 1200 रुपए नहीं मिला जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट भी किया ये वाला, तो ये 1200 मैंने यहाँ पे डेबिट कर दिया। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितना पैसा मिल गया, केयरफुली देखना कितना पैसा मिल गया। एक तो मुझे 600 शेयर्स पे, 600 शेयर्स पे एप्लीकेशन का 2 रुपया तो मिल चुका है, एप्लीकेशन का 2 रुपया मिल चुका है, तो 600 शेयर्स पे एप्लीकेशन का 2 रुपया मिल चुका, प्लस और क्या मिल चुका मेरे को, ये 800 रुपए का जो एक्सेस है जो मैंने अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट किया ये भी मेरे को मिल चुका, तो ये भी मैं 800 रुपए भी बोलूंगा कि मेरे को मिल चुका है, प्लस 800। तो टोटल मुझे कितना अमाउंट मिल गया, 600 इंटू 2 हो गया 1200 प्लस 800 2000। इसको आप दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आप ये बोल सकते हो भाई टोटल पैसा मेरे को कितना मिला, टोटल पैसा कितना मिला, तो शेयर होल्डर ने 1000 शेयर्स अप्लाई करे थे तो उस 1000 रुपए पे उसने 2 रुपए दिए थे, तो इतना पैसा मेरे को मिला है, तो टोटल 2000 रुपए मुझे मिला है, तो इस 2000 रुपए को टोटल को मैं अमाउंट रिसीव्ड बोल रहा हूं। तो आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में कितना जाएगा, तो ये तो ऑलरेडी कैलकुलेट हमने कर दिया, ये 2200 रुपए चला जाएगा। और टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, यहां पे कितना जाएगा, 600 शेयर्स हैं और कितने रुपए का फाइनल कॉल है, 5 रुपए का फाइनल कॉल है, तो 600 शेयर्स 5 रुपए का कॉल हो गया, तो टोटल मेरा आ गया 3000, 3000। तो अगर आपने सारी कैलकुलेशन सही सही कर रखी होगी तो आपका डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल मैच कर जाएगा, तो आप देख लेना दोनों का टोटल आ रहा है 7200। ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको एग्जाम में टोटल, मैं खाली आपको वेरीफाई कराने के लिए बता रहा हूं, तो ये आपकी बेसिकली एंट्री बन जाएगी। तो अच्छा क्वेश्चन था ये आपका, क्योंकि ये नोट जो मैंने आपको लिखवाया था, मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसका एप्लीकेशन आपको पूछ सकता है, तो आपको ये सारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये मेरा मोटा मोटा कॉन्सेप्ट हो गया पूरा फॉर फीचर ऑफ शेयर्स का। अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अब हमें अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ना है, री इशू ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स। तो री इशू ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स में देखो क्या क्या लिखा हुआ है, री इशू ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स इज नॉट एन अलॉटमेंट। तो पहली बात, री इशू ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स को हम अलॉटमेंट नहीं बोलते। तो यहां से आपका ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन बन सकता है ना, वो बोल सकता है री इशू ऑफ फॉरफीटेड शेयर इज एन अलॉटमेंट ऑफ शेयर, तो क्या ट्रू है या फॉल्स है, आप बोलोगे फॉल्स है। आगे लिखा इट इज मियरली अ सेल ऑफ शेयर्स, सिर्फ शेयर्स का सेल होता है वेस्टेड इन द कंपनी, जो कंपनी के पास अब शेयर्स पड़े हुए हैं, जो उन्होंने शेयर्स कैंसिल कर लिए, उसको वो बेसिकली एक प्रकार से सेल करता है दूसरे किसी और को। प्रैक्टिकली सच सेल इज डन थ्रू ऑक्शन, तो ये जो सेल होती है वो ऑक्शन के थ्रू होती है। नेक्स्ट है फॉरफीटेड शेयर्स में बी रीइश्यूड एट, तो जो रीइश्यू होता है फॉरफीटेड शेयर्स का वो कैसे कैसे हो सकता है, या तो पार पे हो सकता है, या तो डिस्काउंट पे हो सकता है, और या तो प्रीमियम पे हो सकता है। कैसे पता लगेगा पार है, डिस्काउंट है, प्रीमियम है, तो हमको इस प्रकार से देखना होता है। तो री इशू प्राइस जब पेड अप वैल्यू ऑफ री इशूड शेयर होता है, मतलब री इशू प्राइस और पेड अप वैल्यू एकदम सेम होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पार पे री इशू हो रहा है। जब री इशू प्राइस पेड अप वैल्यू से कम होता है तो उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट पे इशू हो रहा है। जब री इशू प्राइस पेड अप वैल्यू से ज्यादा होता है तो वो प्रीमियम का केस हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे सीए लेवल पे, हम फाउंडेशन लेवल पे जो पढ़ रहे हैं अकाउंट्स, तो वहां पे हम डिस्काउंट ऑन री इशू वर्ड नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे लॉस ऑन री इशू। तो हेयर ऑनवर्ड जो वर्ड हमको जो टर्म यूज करना है वो यूज करना है लॉस ऑन री इशू। हालांकि मतलब सेम है, लेकिन आपके जो स्टडी मटेरियल पे और जगह जगह जो आपको मिलेगा लिखा हुआ वो मिलेगा लॉस ऑन री इशू। ठीक है, तो अब डिस्काउंट वर्ड हम कोशिश करेंगे अवॉइड करें, हम वर्ड यूज करेंगे लॉस ऑन री इशू। मीनिंग और कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। अब आपको याद होगा
क्लास 12th में हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते थे मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट का। मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, वहां बोलते थे जो डिस्काउंट ऑन रीइश्यू है दैट विल नॉट एक्सीड द अमाउंट फॉरफीटेड ऑन रीइश्यूड शेयर्स। जितना अमाउंट फॉरफीट हो गया उससे ज्यादा का डिस्काउंट हम नहीं दे सकते। तो वही चीज अब यहाँ पे, लेकिन यहाँ हम बस लॉस ऑन रीइश्यू बोल रहे हैं। इट कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट फॉरफीटेड ऑन रीइश्यूड शेयर्स। सेम कॉन्सेप्ट है, सिंपल वर्ड में मैं बोल देता हूँ, सिंपल वर्ड में बोल देता हूँ। फॉरफीटेड शेयर क्या होता है? अमाउंट रिसीव्ड, सॉरी अमाउंट फॉरफीटेड ऑन रीइश्यू शेयर क्या होता है? अमाउंट हम कितना फॉरफीट करते हैं, जितना अमाउंट हमें फॉरफीटेड शेयर पे मिल चुका होता है उसको हम अमाउंट फॉरफीटेड बोलते हैं। तो सिंपल वर्ड, सिंपल भाषा इतनी हो गई मेरी, या सिंपल लैंग्वेज में ये बोल देता हूं मैं कि भाई जितना अमाउंट हमें रिसीव हो गया, जितना अमाउंट रिसीव हो गया फॉरफीटेड शेयर पे, उससे ज्यादा का डिस्काउंट नहीं दे सकते। उससे ज्यादा का डिस्काउंट हम रीइश्यू पे नहीं दे सकते। तो अगर मुझे फॉरफीटेड शेयर्स पे 4 रुपए मिल चुके हैं तो मैं रीइश्यू के टाइम पे 4 रुपए से ज्यादा का डिस्काउंट नहीं दे सकता। सिंपल ये मीनिंग हो गया, ठीक है। तो लॉस ऑन रीइश्यू कैन नॉट एक्सीड अमाउंट फॉरफीटेड ऑन रीइश्यूड शेयर्स। ये मेरा कॉन्सेप्ट बन गया। अच्छा, जर्नल एंट्री क्या होती है रीइश्यू की? तो ये तो सिंपल बिल्कुल वही है। बैंक अकाउंट में हम डेबिट करते हैं जो रीइश्यू प्राइस है, जो मतलब रीइश्यू पे मुझे कंसिडरेशन मिल रहा है, वो बैंक अकाउंट पे आ जाता है। शेयर फॉर फीचर अकाउंट को डेबिट करते हैं अगर लॉस ऑन रीइश्यू है। बेसिकली डिस्काउंट की बात हो रही है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ यहाँ डिस्काउंट की जगह हम वर्ड यूज करेंगे लॉस ऑन रीइश्यू। तो लॉस ऑन रीइश्यू है तो हम शेयर्स फॉर फीचर अकाउंट में डेबिट कर देंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट करते हैं पेड अप वैल्यू ऑफ रीइश्यूड शेयर्स। और सिक्योरिटीज प्रीमियम पे अगर हम लोग रीइश्यू प्रीमियम पे कर रहे हैं तो प्रीमियम वाला पोर्शन सिक्योरिटीज प्रीमियम पे हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। तो ये सिंपल मेरी एंट्री हो गई। अगला होता था हम लोग गेन ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स की बात करते थे। जो गेन ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफीटेड शेयर्स है वो ट्रांसफर हो जाता है टू कैपिटल रिजर्व। एंट्री होती है शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। गेन ऑन रीइश्यू का क्या मतलब हो गया? अमाउंट फॉरफीटेड ऑन रीइश्यूड शेयर्स माइनस लॉस ऑन रीइश्यू। तो ये हो जाता है मेरा गेन ऑन रीइश्यू। तो गेन ऑन रीइश्यू की कैलकुलेशन कैसे हम सीखते थे 12th लेवल पे, तो बिल्कुल वैसे हम यहाँ पे सीखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गेन ऑन रीइश्यू टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैलकुलेशन ऑफ गेन ऑन रीइश्यू टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कैसे कैलकुलेट करना है? फंडा तो यही है, मेन फॉर्मूला तो यही है, अमाउंट फॉरफीटेड ऑन रीइश्यूड शेयर्स माइनस लॉस ऑन रीइश्यू अगर कोई है तो। ये मेरा मेन फॉर्मूला है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा केस वाइज डिवाइड कर देते, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते फॉर्मूला को। तो केस 1 मैंने बोला जब सारे फॉरफीटेड शेयर्स रीइश्यूड हो जाते हैं, व्हेन ऑल द फॉरफीटेड शेयर्स आर रीइश्यूड। तो हमने क्या सीखा था? जो बैलेंस बच जाता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट में उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल अपना फंडा बन गया। केस नंबर 2 क्या हो गया? व्हेन ऑल द फॉरफीटेड शेयर्स आर नॉट रीइश्यूड। जब कुछ ही शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर 1000 शेयर्स फॉरफीट हुए थे लेकिन 1000 में से सिर्फ 800 शेयर्स रीइश्यू हुए, तो ये मेरा केस हो गया व्हेन ऑल द फॉरफीटेड शेयर्स आर नॉट रीइश्यूड। तो इसमें 2 तरीके मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला तरीका तो आपका क्लास 12th में जो हम सीखते थे वही हो गया। तो अमाउंट फॉरफीटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड माइनस लॉस ऑन रीइश्यू, है ना। लॉस ऑन रीइश्यू मतलब जो हम लोग 12th में बोलते थे रीइश्यू डिस्काउंट, वही है रीइश्यू डिस्काउंट। तो अमाउंट फॉरफीटेड into number of shares reissued divided by number of shares forfeited minus loss on reissue। अब इसी फॉर्मूले को घुमा फिरा के एक और हमारा काइंड ऑफ फॉर्मूला बन सकता है जो मैंने ऑल्टरनेटिव 2 में लिखा। ये बन गया नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड इनटू अमाउंट फॉरफीटेड पर शेयर। कितना अमाउंट हमने फॉरफीट किया है पर शेयर माइनस लॉस ऑन रीइश्यू पर शेयर। पर शेयर हमारा कितना नुकसान हो रहा है रीइश्यू पे, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड। तो ये भी आप फॉर्मूला यूज करके अपना कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकाल सकते हो। फंडा अपना लगाना है, आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, आप कैसे भी निकालो, बस कैलकुलेशन आपको ठीक ठीक करनी है। तो बस इतना सा ये कॉन्सेप्ट है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये सारी कॉन्सेप्चुअल बातें आप अपने पास नोट कर लेना, चाहे वीडियो पॉज करके वीडियो पीछे करके, जैसा भी आपको रिक्वायर्ड हो। और फिर हम अब इसके आगे अपने स्टडी मटेरियल के इसके ऊपर 1-2 सवाल कर लेते हैं। अब हमें करना है इलस्ट्रेशन नंबर 14, पेज नंबर है 10.47। 10.47 चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 14 पढ़िएगा।
Mr. Long, who was the holder of 2000 preference shares of rupees 100 each, on which rupees 75 has been called up. तो मिस्टर लॉन्ग के पास 2000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं. प्रेफरेंस शेयर्स 100 रुपए के हैं वैसे तो, लेकिन अभी सिर्फ 75 रुपए कॉल्ड अप है. Could not pay his dues on allotment and first call each of rupees 25 per share. तो क्वेश्चन बहुत केयरफुली पढ़ना है. उसने वर्ड लिखा हुआ है ईच, यानी अलॉटमेंट में भी 25 रुपए है, फर्स्ट कॉल पे भी 25 रुपए. द डायरेक्टर्स forfeited the amount, the above shares and reissued 1500 of such shares to Mr. Short at rupees 65 per share, paid up at rupees 75 per share. तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. हमने जो रीइशू करे शेयर्स, पहली बात तो 1500 शेयर्स रीइशू करे, 1500 शेयर्स रीइशू करे, 65 रुपए पे रीइशू करे, लेकिन उसकी पेड अप वैल्यू हम बोल रहे हैं 75 रुपए. तो मैंने आपको बोला था जब रीइशू हमें देखना होता है कि पार पे है, प्रीमियम पे है, लॉस पे कैसे है, तो हमको क्या कंसिडर करना है, हमको पेड अप वैल्यू के अगेंस्ट इसको कंपेयर करना है रीइशू प्राइस को. तो यहाँ पे रीइशू प्राइस 65 का है, पेड अप वैल्यू 75 की है. तो क्योंकि रीइशू प्राइस पेड अप प्राइस से या पेड अप वैल्यू से कम है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे रीइशू हो रहा है एट डिस्काउंट. और इस डिस्काउंट वर्ड की जगह हम जो वर्ड यूज करेंगे लॉस ऑन रीइशू. तो लॉस ऑन रीइशू हो गया मेरा 10 रुपए का. सिंपल. गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ इन द बुक्स ऑफ कंपनी. तो पहले तो हम ब्रेकअप बना देते हैं, हालांकि बिना ब्रेकअप के भी हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन मैं फिर भी ब्रेकअप बना देता हूं आपकी सहूलियत के लिए. तो पहली बात, शेयर्स तो है 100 रुपीज के, लेकिन कॉल्ड अप वैल्यू है 75 रुपए की. कॉल्ड अप वैल्यू है 75 रुपए की. इसको तोड़ दो, इसको तोड़ दो. तो पहले तो क्वेश्चन ने बोला है कि अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों भी 25 रुपए का, दोनों भी 25 रुपए का, यानी कि एप्लीकेशन कितने का होगा, बैलेंस हो गया एप्लीकेशन मेरा 25 रुपीज का, है ना. यानी कि सारी इंस्टॉलमेंट 25-25 रुपए की हो गई. मैं भी 75 रुपए के अगेंस्ट कंपेयर कर रहा हूं, क्योंकि कॉल्ड अप ही उतना है, 100 रुपए का तो मुझे लेना देना ही नहीं. तो बच गए जो 75 में से बच्चे, जो रिमेनिंग 25 हैं वो तो जब मंगवाने तब मंगवाते रहेंगे, उसका हमें यहाँ कुछ नहीं करना. हम यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल लेके चल रहे हैं. अब क्वेश्चन ने बोला है कि जो 2000 शेयर्स थे मिस्टर लॉन्ग के पास, जो 2000 शेयर्स थे मिस्टर लॉन्ग के पास, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, एप्लीकेशन का पैसा मतलब दे ही दिया होगा. बस अब आपको इसके अगेंस्ट जनरल एंट्री करनी है. 75 रुपए की कॉल है, फर्स्ट कॉल के बाद बेसिकली हमने फोरफीट कर दिए शेयर्स, और आपको एंट्री पास करनी है. अब मैं एंट्री बना देता हूं फटाफट से. तो पहले हम फोरफीचर की एंट्री करते हैं, पहले हम फोरफीचर की एंट्री करते हैं. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. यहां पे कितना आएगा, तो टोटल 2000 शेयर्स फोरफीट हुए हैं और कॉल्ड अप है 75 रुपए की, कॉल्ड अप है 75 रुपए की, तो ये आ गया 1.5 लाख. टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में अमाउंट रिसीव डालते हैं. तो कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, सिर्फ ये एप्लीकेशन का पैसा हमको रिसीव हुआ है, तो हम ये 25 रुपए शेयर फॉरफीचर में डाल देंगे. तो 2000 शेयर्स हैं और 25 रुपए मिल चुके हैं, तो ये चले जाएंगे मेरे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में 50,000. क्या क्या नहीं मिला, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट नहीं मिला, अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, यानी प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल. तो यहां पे कितना कितना आ जाएगा, तो 2000 शेयर्स है, 25 रुपए का अलॉटमेंट है, यहां पे भी 2000 शेयर्स हैं और 25 रुपए की अलॉटमेंट है, खत्म. तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 50 आ रहा है, ये भी 50 आ रहा है, सारे 50 ही आ रहे हैं, क्योंकि भाई सारी इंस्टॉलमेंट्स है ही 25 रुपीज की, इसलिए सारी फिगर 50 रुपए की 50,000 की आ रही है. और स्ट्रेट फॉरवर्ड एंट्री आप डेबिट क्रेडिट मैच कर लेना.
डेढ़ लाख टोटल आ रहा है, तो हमारी एंट्री खत्म होगी। अब रीइशू की एंट्री करनी है, तो रीइशू की एंट्री बहुत सिंपल है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट भी कितना डेबिट करेंगे, जितना हमको पैसा मिला। तो पहली बात, हमने कितने शेयर्स रीइशू करे, 1500, सिर्फ 1500 शेयर्स हमने रीइशू करे। कितने पे रीइशू करे, 65 पे रीइशू करे, 65 पे रीइशू करे। शेयर फॉर फीचर अकाउंट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट, इसमें आ जाएगा लॉस ऑन रीइशू। तो कितने रुपए का लॉस है, लॉस 10 रुपए का, 1500 इंटू 10, ठीक है, 10 रुपए का लॉस है। क्यों, क्योंकि 65 रुपीज का रीइशू प्राइस है और पेड अप वैल्यू है 75 रुपए की, तो बच गए 10 रुपए। तो 10 रुपए का जो डिफरेंस है, ये मेरा लॉस ऑन रीइशू है, तो ये मैंने यहां पे डाल दिया। और इसको मैं डाल दूंगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना जाएगा अमाउंट, कितना अमाउंट जाएगा, 1500 शेयर्स हैं और पेड अप वैल्यू हम ले रहे हैं 75 रुपए की, तो 1500 इंटू 75 जाएगा। तो ये कितना कितना आ रहा है, मैं देख लेता हूं। तो 1500 इंटू 65, ये आ रहा है 97,500। 1500 इंटू 10 तो 15,000 आ रहा है। और ये कितना आएगा, 1500 इंटू 75, ये आ रहा है 1,12,500, 1,12,500। तो इतनी बात हमारी खत्म हो गई। अब हमें री इशू का जो गेन है, उसको कहां डालना होता है, कैपिटल में। डाल फटाफट से, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। तो ये पहली बात जो केस है, ये क्या है कि नंबर ऑफ जो शेयर्स रीच हो रहे हैं, दैट इज लेस देन नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड। मतलब सारे फोरफीटेड शेयर्स रीशू नहीं हो रहे, क्योंकि फोरफीट हमने 2000 शेयर्स करे पर रीशू खाली 1500 शेयर्स करे। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में क्या बताया था, मैंने आपको बेसिकली दो तरीके बताए थे कि आप दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं दोनों तरीका आपको बताऊंगा, दोनों तरीका बताऊंगा। तो पहले मैंने ऑल्टरनेटिव वन जो बोला था वो ले लेते हैं फटाफट से। इसकी कैलकुलेशन आपको दिखा देता हूं, कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन। तो पहला तरीका मैंने आपको क्या बोला, फॉर्मूला क्या लगाओ, टोटल अमाउंट फॉरफीटेड। तो टोटल अमाउंट फॉरफीट कितना किया हुआ है हमने, 50,000। टोटल अमाउंट हमने 50,000 का फॉरफीट किया है। तो 50,000 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स रीशूट, दैट इज 1600, सॉरी 1500, 1500 डिवाइडेड बाय 2000, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड 2000, माइनस लॉस ऑन रीशू। तो लॉस ऑन रीशू कितना है, ये 15,000। इसको सॉल्व कर देते तो देखते कितना कैपिटल रिजर्व आ रहा है। तो 50,000 इंटू 15 डिवाइड बाय 20, 15 डिवाइड बाय 20 माइनस 15,000, तो ये आ रहा है 22,500, 22,500। तो ये हो गया मेरा ऑल्टरनेटिव वन। इसको निकालने का एक और तरीका मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको फॉर्मूला बोला, नंबर ऑफ शेयर्स रीशू। तो 1500 हो गए नंबर ऑफ शेयर्स रीशू, इनटू अमाउंट फॉरफीटेड पर शेयर। अमाउंट फॉरफीट कितना किया हमने पर शेयर, तो यहां पे देख लो, पर शेयर हमने 25 रुपए फॉरफीट करे हैं, 25 माइनस लॉस ऑन रीशू पर शेयर, लॉस ऑन रीशू पर शेयर। तो लॉस ऑन रीशू पर शेयर कितना ही है, 10 रुपए। तो ये हो गया -10। तो बस ये निकाल लो कितना आ रहा है, तो ये भी 22,500 ही आएगा। तो 1500 इंटू 15 करोगे तो वैसे तो 22,500 ही आएगा, थे ना। तो सेम कॉन्सेप्ट है, सेम फंडा है, बस उसको निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जा रहा है। आप कैसे भी निकाल सकते हो। मैंने वैसे एक और तरीका आपको बोला था, मैं वो तरीका भी बता देता हूं। मैंने ये बोला था अमाउंट फॉरफीटेड ऑन रीइश्यूड शेयर्स माइनस लॉस ऑन रीइश्यू। तो अमाउंट फॉरफीट कितने किए हमने ऑन रीइश्यूड शेयर्स, ये भी तरीका बता देता हूं। इसको मैं 3 लिख लेता हूं, अमाउंट फॉरफीटेड ऑन रीइश्यूड शेयर्स।
तो टोटल 1500 शेयर्स हमने रीइश्यू करे और अमाउंट कितने फोरफीट करे होंगे हमने, पर शेयर हमने कितना फोरफीट किया है, ये 25 रुपए पर शेयर हमने 25 रुपए फोरफीट करा है। इसको रुपीस के साथ लिख देता हूं, ₹25 माइनस लॉस ऑन रीइश्यू। तो लॉस ऑन रीइश्यू तो ये रहा 15,000 का माइनस 15,000। तो आप ये भी निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1500 इंटू 25 माइनस 15,000, तो ये आ रहा है 22,500। तो सारी चीजें एक ही है, सारी चीजें एक ही है। तो मोटा मोटा मैंने आपको 3 तरीके से दिखा दिया निकाल के कि आप कैपिटल रिजर्व कैसे निकाल सकते हो। आप कोई भी एक तरीका फॉलो कर सकते हो। तो मेरी एंट्री वैसे कंप्लीट हो गई। अब यहां मैं अमाउंट डाल देता हूं 22,500, खत्म 22,500 और ये मेरी बात खत्म। ठीक है, तो ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। तो एक अच्छा और क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल का कराता हूं और फिर हम अपने इस कॉन्सेप्ट को खत्म कर देंगे। अब हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 15। इलस्ट्रेशन नंबर 15, पेज नंबर बता देता हूं, पेज नंबर है आपका 10.48। 10.48 ये है वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड issued 30,000 equity shares of ₹10 each, payable as ₹3 per share on application, ₹5 per share on allotment, including ₹2 as premium। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि ये शेयर्स हमने कितने रुपए के प्रीमियम पे इशू कर रखे हैं, ₹2 के प्रीमियम पे। तो 5 पर शेयर है ऑन अलॉटमेंट, इंक्लूडिंग ₹2 पर शेयर एज प्रीमियम एंड ₹4 per share on call. All the shares were subscribed. Money due on all shares was fully received except from Ram holding 500 shares. एक नालायक शेयर होल्डर कौन निकला, राम, जिसके पास 500 शेयर्स थे। Who failed to pay the allotment and call money। तो ये तो बहुत बड़ा वाला नालायक हो गया क्योंकि इसने अलॉटमेंट और कॉल दोनों का पैसा नहीं दिया। एंड श्याम, दूसरा नालायक शेयर होल्डर, होल्डिंग 1000 शेयर्स, who failed to pay the call money, जिसने कॉल का पैसा नहीं दिया। All those 1500 shares were forfeited। 1500 शेयर्स टोटल हो गए। 1500 कैसे हो गए, और 500 शेयर्स हो गए राम के, 1000 शेयर्स हो गए शाम के, तो दोनों को हमने फोफीट कर दिया। All those 1500 shares were forfeited। All of the shares forfeited, of the shares forfeited, 1250 shares, 1250 shares, including whole of Ram's shares, were subsequently reissued to Jadoo as fully paid up at a discount of ₹2 per share। तो दो इंपॉर्टेंट बातें आ गई। पहली, हमने टोटल 1500 में से 1250 शेयर्स रीइश्यू करे, लेकिन इस 1250 शेयर्स में सारे के सारे राम के शेयर्स थे, यानी सारे के सारे राम के 500 शेयर्स इस 1250 शेयर्स में इंक्लूडेड थे, और रिमेनिंग 750 शेयर्स यानी शाम के होंगे। तो यानी कि राम के तो सारे शेयर्स रीइश्यू हो गए, बस शाम के कुछ ही शेयर्स रीइश्यू हुए, 1000 में से सिर्फ 750 शेयर्स रीइश्यू। और दूसरी बात कह रहा है कि हमने जो इशू करे इसको एज फुल्ली पेड अप इशू करा एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹2 पर शेयर, यानी मेरा री इशू प्राइस आ गया 10 - 2, दैट इज ₹8 पर शेयर। ₹8 पर शेयर। पास द नेसेसरी एंट्रीज in the journal of the company to record the forfeiture and reissue of shares and also prepare balance sheet of the company। काफी अच्छा सवाल है, चलो करते हैं इसको भी। तो पहली बात तो भाई 10 + 2 ₹12 का इशू प्राइस हो गया, ₹10 का फेस वैल्यू, ₹2 का प्रीमियम है। ये कैसे कैसे होना है, कैसे कैसे मिलना है ये। एप्लीकेशन पे उसने कितना बोला हुआ है, ₹3। ₹3 एप्लीकेशन पे, टोटल ₹5 प्रीमियम पे इंक्लूडिंग, सॉरी टोटल ₹5 अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो ये हो गया 3 + 2। और बैलेंस जो भी हो गया बच गया हमारा ₹4 ही बच रहा है, तो उसने लिख के बता दिया कि ₹4 आपका फर्स्ट कॉल में आ गया। अब दो शेयर होल्डर्स की कहानी सुनो। एक है राम, जिसके पास कितने 500 शेयर्स हैं। एक है श्याम, जिसके पास 1000 शेयर्स हैं। क्वेश्चन कहता है कि राम ने क्या नहीं दिया, राम ने अलॉटमेंट और कॉल दोनों का पैसा नहीं दिया। तो राम ने अलॉटमेंट और कॉल दोनों का पैसा नहीं दिया, एप्लीकेशन का पैसा तो दे दिया होगा। और श्याम ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया,
एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दे दिया और ये शेयर्स हमने रीइशू कर दिए, सॉरी फॉरफीट कर दिए। तो 1500 शेयर्स हमने फॉरफीट कर दिए और इसमें से 1250 शेयर्स हमने रीइशू करे, जिसमें सारे के सारे राम के शेयर्स थे, सारे के सारे राम के शेयर्स थे। तो यानी राम के सारे 500 शेयर्स और रिमेनिंग शाम के 750 शेयर्स हमने रीइशू करे। रीइशू कितने पे करे? 8 रुपए पे करे, 8 रुपए पे हमने रीइशू करे। ये मेरा मोटा मोटा पूरा क्वेश्चन हो गया। चलो तो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं अब इसकी। तो जर्नल एंट्रीज करते हैं इसकी। तो पहली एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो इसमें कितना आएगा? तो इसमें कॉल्ड अप फेस वैल्यू लेते हैं, तो टोटल 1500 शेयर्स फॉरफीट हो रहे हैं और कॉल्ड अप फेस वैल्यू है 10 रुपए की पूरी। तो ये आ गया 15,000। अब जब मैंने बोला फॉरफीचर की एंट्री कर रहे हैं और इशू है एट प्रीमियम, तो हमको भाई सतर्क हो जाना है, हमको देख लेना है कि भाई जो फॉरफीचर हो रहा है, उस जो फॉरफीट हो रहे शेयर्स, उस पर प्रीमियम मिल चुका है कि नहीं मिल चुका है। तो यहाँ पे बड़ी मजेदार किस्सा है। यहाँ पे अगर मैं राम की बात करूं, तो राम ने क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, दैट मीन्स उसने प्रीमियम भी नहीं दिया, क्योंकि प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ चिपका हुआ था। लेकिन अगर मैं शाम की बात करूं, तो शाम ने क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, तो यानी उसने प्रीमियम का पैसा दे दिया, यानी प्रीमियम हमको रिसीव हो चुका है। तो यानी 500 शेयर्स जो हैं, 1500 में से 500 शेयर्स पे प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है और 1000 शेयर्स पे प्रीमियम रिसीव हो चुका है। तो जो प्रीमियम नहीं रिसीव हुआ वो हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में डेबिट कर देंगे। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। तो यहां कितने शेयर्स हमको लेने पड़ेंगे? यहां हम सारे 1500 नहीं लेंगे, सिर्फ वही शेयर्स कंसिडर करेंगे जिस पे प्रीमियम नहीं मिला, दैट इज राम के 500 शेयर्स। तो 500 इंटू 2 रुपए का प्रीमियम, यह आ गया 1000। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट में हम लेते कितना पैसा मिल गया, जो प्रीमियम रिसीव हो चुका है वो हम कंसिडर नहीं करते। तो कितना कितना पैसा मिल गया, आ जाओ। तो पहले अगर मैं राम की बात करूं, तो राम के 500 शेयर्स पे सिर्फ ये 3 रुपए का एप्लीकेशन मनी मिला है, तो ये आ गया 500 इंटू 3 प्लस अगर मैं शाम की बात करूं, तो उसके 1000 शेयर्स पे मेरे को 3 रुपए का एप्लीकेशन मनी भी मिल गया है और वैसे 5 रुपए का अलॉटमेंट मनी भी मिल गया है। लेकिन जो शेयर फॉर फीचर होता है उसमें हम प्रीमियम रिसीव नहीं इंक्लूड करते, तो सिर्फ ये 3 रुपए लेके चलेंगे। तो यानी इन 1000 शेयर्स पे मेरे को 3 + 3 दैट इज 6 रुपीज मिल चुके हैं, 6 रुपीज मिल चुके हैं। तो ये मैं डाल दूंगा अपने शेयर फॉर फीचर में। तो ये डाल देते हैं। 1000 पे 1000 शेयर्स पे मेरे को 6 रुपए मिल चुके हैं। प्रीमियम भी मिल चुका है, लेकिन प्रीमियम मैं इंक्लूड नहीं कर रहा। तो ये कितना आ जाएगा? 500 इंटू 3 1500 हो गया। तो ये आ रहा है मेरे ख्याल से 7,500, 7,500। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसमें हम लेते हैं अमाउंट या अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो कितना अलॉटमेंट नहीं मिला मुझे? 500 शेयर्स पे 5 रुपए का अलॉटमेंट नहीं मिला, 500 शेयर्स पे 5 रुपए का अलॉटमेंट नहीं मिला। तो राम के पास जो 500 शेयर्स थे उसने हमें 5 रुपए का अलॉटमेंट नहीं दिया। तो ये आ जाएगा 500 इंटू 5 प्लस अब शाम की बात करो। शाम के 1000 शेयर्स पे क्या नहीं मिला? सिर्फ फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट का पैसा तो मिल चुका है। तो यहां पे प्लस तो आएगा ही नहीं, प्लस हटा देता हूं, सिर्फ राम की बात होगी यहां पे। तो यह आ जाएगा 25। और फिर टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो यहां कितना आएगा? तो यहां मैं टोटल ले लेता हूं, 1500 शेयर्स हैं और 1500 शेयर्स में मेरे को कितने रुपए का फर्स्ट कॉल नहीं मिला?
₹4 का फर्स्ट कॉल नहीं मिला, तो ये आ जाएगा 1500 इंटू 4, दैट इज 6000। तो एक बार आप डेबिट और क्रेडिट का टोटल करके देख लेना। मैंने आपसे बोला अगर आप सही कॉन्सेप्ट लगाओगे, कैलकुलेशन ठीक करोगे, तो आपका डेबिट क्रेडिट टोटल सही आना चाहिए। तो आप देख लेना, डेबिट का टोटल 16,000 आ रहा है और क्रेडिट का टोटल भी 16,000 आ रहा होगा, 16,000 आ रहा है। ठीक है, हालांकि आपको टोटल मैंने बोला करके नहीं दिखाना, सिर्फ अपनी करेक्टनेस चेक करने के लिए कि आपने ठीक एंट्री निकाली है कि नहीं, आपको एक बार टोटल कर लेना चाहिए। तो मैं हटा देता हूं इसको। चलो, तो ये हो गई मेरी फोर फीचर की एंट्री खत्म। फोर फीचर की एंट्री तो मेरे को खत्म हो गई। अब मैं करूंगा रीइश्यू की एंट्री। तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। तो आप ध्यान से करना है। टोटल 1500 में से 1250 शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं और ₹2 का डिस्काउंट बोला था, यानी ₹8 पे रीइश्यू हो रहे हैं। डिस्काउंट या लॉस को मैं दिखा दूंगा शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, इसमें क्या आ जाएगा? 1250 शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं, ₹2 का डिस्काउंट है। इसको ठीक कर देता हूं, या 1 0 फाल ज्यादा हो गया। चलो, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें पेड अप वैल्यू लेते हैं और रीशूट शेयर्स। तो रीशू कितने हुए हैं? 1250 शेयर्स रीशू हुए हैं और ₹10 का पेड अप वैल्यू है। तो अब इसके हम लोग टोटलिंग कर लेते हैं। तो 1250 इंटू 8 कितना आएगा? 10,000। यह आएगा 2,500 और ये आएगा 12,500। 12,500। तो ये एंट्री भी हमारी ठीक हो गई। अब थर्ड एंट्री में हमें गेन ऑन रीइश्यू को कैपिटल रिजर्व में डाल देना होता है। तो हम एंट्री पहले लिख लेते हैं, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब इसकी कैलकुलेशन थोड़ा सा हमको केयरफुली करनी पड़ेगी। इसकी कैलकुलेशन हमें केयरफुली करनी पड़ेगी। तो टोटल यहां नीचे कर लेता हूं। टोटल 1500 शेयर्स फॉरफीट हुए थे, जिसमें राम के कुछ शेयर्स थे और शाम के कुछ शेयर्स थे। राम के कितने शेयर्स थे? 500 शेयर्स थे। मैं चेक कर लेता हूं। 500 शेयर्स थे, सॉरी, राम के 500 शेयर्स थे। शाम के कितने शेयर्स थे? 1000 शेयर्स थे। अब जो हमने रीइश्यू करे, 1250 शेयर्स रीइश्यू करे, 1250 शेयर्स रीइश्यू करे, मैं लिखता हूं फॉरफीटेड। अब मैं रीइश्यू की बात करता हूं। तो टोटल हमने 1250 शेयर्स रीइश्यू करे, जिसमें राम के सारे शेयर्स थे। तो राम के सारे 500 के 500 शेयर्स रीइश्यू हुए और बचे हुए 750 शेयर्स शाम के रीइश्यू। तो जब मैं कैपिटल रिजर्व निकालना चाहूंगा, कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकालना चाहूंगा, तो कितना आएगा? राम के केस में आप निकाल लो, मैं वो वाला फॉर्मूला लगा लेता हूं। अमाउंट फॉरफीटेड पर शेयर माइनस डिस्काउंट पर शेयर या लॉस पर शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड। तो अगर मैं राम की बात करूं, तो इधर आके चेक करना। राम की बात करूं तो इधर चेक करना। राम के ये 500 शेयर्स है, तो पर शेयर हमने ₹3 फॉरफीट करे थे। पर शेयर हमने फॉरफीट करे ₹3 और डिस्काउंट कितने रुपए का दिया हुआ है हमने? दोनों भी केस में हमने ₹2 का डिस्काउंट दिया। तो यहां मैं कैसे निकाल दूंगा कैपिटल रिजर्व? मैं बोलूंगा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड 500 इंटू अमाउंट फॉरफीटेड पर शेयर ₹3 माइनस ₹2 का डिस्काउंट। तो ये आ गया ₹500। सिमिलरली अब शाम की बात करते हैं। तो शाम के 750 शेयर्स रीइश्यू हुए। शाम के फॉरफीटेड कितने हैं पर शेयर? तो ये देखो, यहां पे चेक करना, ₹6 पर शेयर फॉरफीटेड है शाम के। और डिस्काउंट कितने रुपए का है? तो डिस्काउंट तो यही ₹2 का है। तो हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड 750 इंटू अमाउंट फॉरफीटेड पर शेयर ₹6
एंड डिस्काउंट पर शेयर 2 रुपए। तो ये कितना आ जाएगा, 4 इंटू 750, आई थिंक ये 3000 आ रहा है, 3000। तो टोटल कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कितना आ जाएगा, 3500, 3500। तो आई होप ये कैलकुलेशन आप समझ गए होगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन थी। तो हम डाल देते हैं इसको, 3500 हमारा कैपिटल रिजर्व बन के आ जाए। तो ये तो मेरी बात खत्म हो गई जर्नल एंट्रीज की। क्वेश्चन ने आपसे और क्या मांगा हुआ है, क्वेश्चन ने आपसे एक बैलेंस शीट भी मांगी है। तो मैं बैलेंस शीट भी फटाफट से यहाँ पे बना देता हूं और फिर हम अपना ये क्वेश्चन खत्म कर देंगे। अब हम लोग फटाफट से बैलेंस शीट बना देते हैं। तो बैलेंस शीट जब भी बनाओगे आप तो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनाओगे, ठीक है। तो फटाफट एक छोटा सा फॉर्मेट बना देना अपने बैलेंस शीट का अपने पास। तो जैसे कि मैंने एक छोटा सा रफ सा फॉर्मेट बना दिया है। तो एक एक करके सारी चीजें हम लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ गया जैसे शेयर कैपिटल। तो आप नोट नंबर 1 बनाओगे शेयर कैपिटल का। फटाफट से बना लेते हैं शेयर कैपिटल का नोट। आ जाओ इधर। तो मैं लिख रहा हूं नोट नंबर 1 हो गया मेरा शेयर कैपिटल का। तो शेयर कैपिटल का नोट बनाते हैं तो सबसे पहले हमको ऑथराइज शेयर कैपिटल लेना होता है, लेकिन यहाँ पे ऑथराइज शेयर कैपिटल की इंफॉर्मेशन तो है नहीं, तो उसको मैं छोड़ दे रहा हूं। नेक्स्ट हमें डालना होता है इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल। तो इशूड शेयर कैपिटल यहां पे कितने हैं, 30,000। तो क्वेश्चन में लिखा था 30,000 इक्विटी शेयर्स और ₹10 ईच। तो टोटल आ गया मेरा 3 लाख, 3 लाख। फिर हम नेक्स्ट डालते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इसमें मैं लेता हूं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। अब यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स कितना आएंगे, तो लॉजिकली सोचना, लॉजिकली सोचना। मैं इसको साइड में इधर नीचे करके दिखाता हूं या इधर करके दिखाता हूं। नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने होने चाहिए। तो देखो सिंपल है, टोटल इशू कितने किए थे, 30,000 शेयर्स, 30,000 शेयर इशू करे थे। इसमें से 1500 शेयर्स हमने फोरफीट कर दिए, 1500 शेयर्स हमने फोरफीट कर दिए। लेकिन 1500 शेयर्स में से मैंने फिर 1250 शेयर्स री इशू कर दिए। तो नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास कितने आएंगे, 30,000 माइनस 1500 प्लस 1250, तो ये आएंगे 29,750 शेयर्स, 29,750 शेयर्स, और सारे फुल्ली पेड अप है। तो आ जाओ इधर वापस से, तो लिख लेते हैं 29,750 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ऑफ ₹10 ईच। तो ये कितना आ रहा है, 29,000, सॉरी 2,97,500, 2,97,500। अब इसमें हम ऐड क्या कर देते हैं, इसमें ऐड हम करते हैं फोरफीटेड शेयर्स, फोरफीटेड शेयर्स। तो बेसिकली शेयर फॉरफीचर का जो बैलेंस है वो हम यहां पे ऐड कर देंगे। तो कितना बैलेंस है देखना, अपनी जर्नल एंट्री से चेक कर लेना। तो सबसे पहले हमने शेयर फॉरफीचर में 7,500 रुपए क्रेडिट करे थे, फिर हमने 2,500 रुपए डेबिट करे, और फिर हमने 3,500 रुपए डेबिट करे। तो 7,500 रुपए क्रेडिट किए थे, फिर हमने 2,500 रुपए डेबिट किए, तो माइनस 2,500, और फिर हमने 3,500 रुपए कैपिटल रिजर्व में जो डाल दिए वो डेबिट करे, तो वो भी माइनस हो गया। तो ये कितना बच गया, 5 और 6, ये 1,500 बच रहा है। कितना बच रहा है, 1,500, 1,500। तो फाइनली मेरा बाहर शेयर कैपिटल कितना आ गया, 2,99,000, 2,99,000। ये मेरा शेयर कैपिटल आ गया जो मेरे बैलेंस शीट में जाएगा। तो इसको मैं डाल देता हूं बैलेंस शीट, 2,99,000। अब हम अपने नेक्स्ट रिजर्व्स एंड सरप्लस के नोट पे आते हैं, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस।
तो सबसे पहले हम लेंगे यहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल है भाई, 30,000 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से मैंने पहले प्रीमियम में डाल दिया होगा जब मैंने इशू की एंट्रीज करी होंगी। तो इशू की एंट्रीज के टाइम पे मैंने पूरे 30,000 शेयर्स पे 2 रुपए का सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में डाल दिया होगा। लेकिन इसमें से आप अपनी फोरफीचर एंट्री में वापस से आके चेक करना। अब फोरफीचर के एंट्री में चेक करना, 1,000 रुपए हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम के डेबिट कर दिए, यानी कम कर दिए। तो इसमें से 1,000 रुपए हम लोग माइनस कर देंगे, तो बस मेरा बचा हुआ आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस। तो ये कितना है? 60,000 माइनस 1,000, दैट इज 59,000। इसके अलावा एक चीज और आएगी, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व, तो 3,500 रुपए हमने कैपिटल रिजर्व में डाले, वो भी यहां पे आ जाएगा। तो टोटल आ गया मेरा, टोटल आ गया 62,500, 62,500। ये खत्म हो गया, तो इसको मैं डाल देता हूं 62,500, यहां पे डाल देते हैं 62,500। तो 2,99,000 प्लस 62,500, ये आ रहा है 361,500। अब एसेट साइड में आ जाओ, तो एसेट साइड में तो सिर्फ एक ही चीज आनी है, बैंक। तो ये मैं बैलेंस ही लिख लेता हूं, कितना आएगा? आएगा 3,61,500। ये भी आएगा 3,61,500। बेटर ये रहेगा कि इसको भी मैं नोट्स 2 अकाउंट्स में दिखा दूं। तो मैं फटाफट से इसको नोट नंबर 3 में दिखा देता हूं। तो नोट नंबर 3 में आ गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो ये आ गया कैश एट बैंक 2,61,500, सॉरी 361,500, 361,500। तो ये तो मैंने कैश का या बैंक का बैलेंस लिख दिया बाय बैलेंसिंग, मतलब बैलेंस शीट का टोटल मैच करके जो बैलेंस बच गया वो मैंने बैंक का बैलेंस लिख दिया। लेकिन अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, क्या सर हम चाहे तो क्या ये बैंक का अमाउंट 361,500 कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो आंसर है बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। देखो, लॉजिकली सोचना, मेरे को कितने पैसे, अगर सपोज फोरफीट ना हो रहे होते शेयर्स, मुझे सारे शेयर्स पे बराबर सही सही पैसे मिल गए होते, तो मुझे कितने पैसे मिले होते? तो 30,000 शेयर्स थे, 30,000 शेयर्स थे, 12 रुपए का इशू प्राइस था, 12 रुपए का इशू प्राइस था। तो मुझे आइडियली कितने पैसे मिल गए होते? 3,60,000 रुपए मेरे को मिल गए होते। इतने मुझे मिलने चाहिए थे। मुझे लिख लेता हूं अमाउंट टू बी रिसीव्ड, इसको मैं लिख लेता हूं अमाउंट टू बी रिसीव्ड। इतना मुझे 3,60,000 रुपए मिलना चाहिए था। लेकिन इसमें से कितना पैसा मुझे नहीं मिला? अमाउंट नॉट रिसीव्ड, अमाउंट नॉट रिसीव्ड, कितना पैसा मुझे नहीं मिला? तो आके देखो अपनी रीइश्यू के एंट्री, सॉरी फोरफीचर की एंट्री में चेक करना। मुझे ये 2,500 रुपए और ये 6,000 रुपए नहीं मिले, यानी टोटल मुझे 8,500 रुपए नहीं मिले। टोटल मुझे 8,000 रुपए, 8,500 रुपए नहीं मिले। तो ये मैं हटा देता हूं, माइनस प्लस, प्लस कितने पैसे मुझे मिल गए? रीइश्यू प्राइस, रीइश्यू प्राइस के मुझे पैसे मिल गए। ये मुझे कितने पैसे मिले होंगे? तो मैंने 1,250 शेयर्स, 1,250 शेयर्स रीइश्यू करे, कितने रुपए पे? 8 रुपए पे। तो लगा लो 1,250 इंटू 8, ये आ रहा है 10,000, 10,000 रुपए। तो ये 10,000 रुपए मुझे रीइश्यू के मिल गए। अब इसका टोटल कर देना, तो ये आ जाएगा 361,500। तो आप चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, चेक कर सकते हो अपनी कैलकुलेशन करके कि क्या आपका कैश का बैलेंस या बैंक का बैलेंस ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये आपका कैलकुलेशन वेरीफाई हो गया। नहीं तो आप अपना बैलेंस भी निकाल के कर सकते हो। तो बस ये क्वेश्चन था मेरा। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये, एक्चुअली में बहुत प्यारा क्वेश्चन था। एग्जाम में आ सकता है ये सवाल, पूरे 12 नंबर से लेके 15 नंबर तक का भी ये सवाल आपका बन सकता है। तो
ये सवाल आपको अच्छे से करना है, तो आई होप आपने मेरे साथ साथ अपने रजिस्टर्स में इसको सॉल्व करा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, फटाफट से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मेरा बच गया, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का, फटाफट से उसको कवर कर लेते हैं, उसके ऊपर एक छोटा सा इलस्ट्रेशन भी डिस्कस कर लेंगे और फिर हम अपनी कहानी को खत्म कर देंगे। फटाफट से हम लोग अपना लास्ट कॉन्सेप्ट कवर कर लेते हैं और फिर हमारा ये वाला चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। तो इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है भाई जो आपने 12वीं में पढ़ा है। तो वहीं हम क्या पढ़ते थे, जब इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब क्या होता है कि हम शेयर्स तो इशू कर रहे हैं लेकिन बदले में कैश नहीं मिल रहा, कुछ और मिल रहा है। कैश के बदले हमें हो सकता है प्रमोटर की सर्विसेज मिल रही हो सकता है हमें अंडरराइटर की सर्विसेज मिल रही हो, या हो सकता है हम वेंडर्स से बिजनेस खरीद रहे हो या एसेट्स खरीद रहे हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रमोटर्स और अंडरराइटर्स वाला पार्ट तो आपको करने की आवश्यकता नहीं है, वेंडर्स वाला पार्ट हम कर लेंगे बिल्कुल जो 12वीं में करते थे। तो मैं बहुत जल्दी जल्दी इसको डिस्कस करूंगा क्योंकि ये चीज आप कई बार 12वीं में पढ़ चुके हो, आप शेयर्स के चैप्टर में भी पढ़ चुके हो, डिवेंचर्स के चैप्टर में भी पढ़ चुके हो। तो पहली एंट्री क्या होती है, पहली एंट्री होती है फॉर परचेज ऑफ एसेट या बिजनेस। अगर एसेट परचेज कर रहे हैं तो एंट्री हो जाएगी एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, और यहां पे आता है एग्रीड परचेज कंसिडरेशन। अगर बिजनेस खरीद रहे हैं तो उसकी थोड़ी बड़ी एंट्री हो जाती है, एसेट अकाउंट डेबिट करते हैं इंडिविजुअली, यानी जो जो एसेट हम ले रहे हैं, टेक ओवर कर रहे हैं, वो सारे एसेट एक एक करके आ जाएंगे, उसकी एग्रीड वैल्यू आती है। सिमिलरली लाइबिलिटीज आती हैं तो इंडिविजुअली लाइबिलिटीज को भी क्रेडिट कर देंगे एट एग्रीड वैल्यू। जो एग्रीड परचेज कंसिडरेशन है उसको हम लिख देंगे टू वेंडर अकाउंट। इतनी एंट्री पास करके हमारा बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा। अगर बैलेंसिंग फिगर यहां बचता है तो उसको हम बोलते हैं गुडविल, अगर बैलेंसिंग फिगर यहां बचता है तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। ये हो गई हमारी पहली एंट्री फॉर परचेज ऑफ बिजनेस या परचेज ऑफ एसेट। फिर नेक्स्ट एंट्री हमें सेकंड एंट्री करनी होती है इश्यू ऑफ शेयर्स की एंट्री। तो उसकी क्या एंट्री होती है, अब वेंडर अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं एग्रीड परचेज कंसिडरेशन से। अगर कोई चेक वगैरह की पेमेंट करी है तो टू बैंक में आ जाएगा। अगर कोई बिल इशू कोई बिल एक्सेप्ट कराए या प्रोमिसरी नोट इशू कराए तो वो टू बिल्स पेबल के अंदर आ जाएगा, और बचा हुआ जो भी हम शेयर्स के बदले मतलब जो शेयर्स दे रहे हैं वो आ जाएगा टू शेयर कैपिटल फेस वैल्यू, और अगर शेयर्स इशू हो रहे हैं एट प्रीमियम तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, यहाँ पे प्रीमियम आ जाएगा। और फिर आपको तीसरा नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड की कैलकुलेशन दिखानी होती है। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, परचेज कंसिडरेशन टू बी डिस्चार्ज्ड बाय इशू ऑफ शेयर्स। जिस परचेज कंसिडरेशन के बदले हम शेयर्स इशू कर रहे हैं वो अमाउंट यहाँ पे आ जाता है, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर शेयर। इशू प्राइस का मतलब क्या हुआ, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम अगर कोई है तो ये पूरा अपना फटाफट से जो हम कॉन्सेप्ट करते आ रहे थे वो कर लिया। मैं तो ये समझता हूँ ये कॉन्सेप्ट अब इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि आधी नींद में भी अगर आपसे कोई पूछे तो आप इसको बता दोगे। तो इसी के ऊपर मैं फटाफट से एक इलस्ट्रेशन आपको दिखा देता हूं, नीचे है, तो इसका एक इलस्ट्रेशन भी क्विकली चेक कर लेते हैं और फिर हम इसको खत्म कर देंगे। तो देखो बहुत छोटा सा ये वाला इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 17। इसको मैं ओरली डिस्कस कर रहा हूं, आप अपने पास इसको सॉल्व जरूर कर लेना। इलस्ट्रेशन नंबर 17, पेज नंबर भी बता देता हूं, पेज नंबर है 10.51। 10.51। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, X company limited was incorporated with an authorized share capital of 90,000 shares of rupees 10 each। तो टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल यानी कि मेरी हो गई 9 लाख रुपए की, 9 लाख रुपए की ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल हो गई। द कंपनी परचेज लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम वाई कंपनी लिमिटेड फॉर रुपीज 4 लाख पेबल एज फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो 4 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी हमने और इशू करे उसके बदले शेयर्स। तो शेयर प्रीमियम वीमियम की तो बात नहीं करी, यानी हमने फेस वैल्यू पे शेयर्स इशू करे होंगे। द बैलेंस ऑफ द शेयर्स वर इशूड टू द पब्लिक। बचे हुए शेयर्स हमने पब्लिक को कैश के लिए इशू कर लिए। तो 9 लाख रुपए के टोटल ऑथराइज कैपिटल थी, उसमें से 4 लाख रुपए के हमने शेयर्स इशू करे फॉर परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, यानी रिमेनिंग 5 लाख रुपए हमने कैश में इशू कर लिए होंगे। सिंपल क्वेश्चन आपसे जर्नल एंट्रीज मांग रहा है और बैलेंस शीट बनाने बोल रहा है। तो देखो बहुत सिंपल एंट्री है। तो पहले तो हम एसेट परचेज करने की एंट्री करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री हो गई मेरी वेंडर को पैसा ड्यू करने की एंट्री, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वाई कंपनीज लिमिटेड अकाउंट 4 लाख रुपए, और फिर इस हमने वेंडर को अपने शेयर्स इशू कर लिए।
वाई कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख रुपए। इतनी बात हमारी खत्म हो गई। अब बचे हुए 5 लाख रुपए हमने कैश में इशू करे, तो इसकी एंट्री आप कैश वाली कर लो। तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 5 लाख रुपए। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंस्टॉलमेंट्स की तो बात करी नहीं, तो मैं एक बार में ही सारा पैसा ले रहा हूं। तो 5 लाख रुपए का मेरे को एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, और जिसको मैंने अलॉटमेंट पे ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल अकाउंट पे। खत्म हो गया। अब इसी को आप अपनी बैलेंस शीट में दिखाओ। तो बैलेंस शीट में भाई क्या क्या आएगा, शेयर कैपिटल में क्या क्या आ जाएगा, ये 4 लाख रुपए और ये 5 लाख रुपए। ये शेयर कैपिटल में 9 लाख रुपए आ जाएंगे, तो ये आ गए शेयर कैपिटल में 9 लाख रुपए। 4 लाख रुपए की लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगी नॉन करेंट एसेट के अंदर। इसको आप ऐसा मत दिखाना, इसको आप ये लिख देना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको लिख लेना, 4 लाख रुपए आ जाएगा। और कैश में जो शेयर इशू करे 5 लाख के, वो आ गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसका नोट प्रॉपर्ली बना लेना, है ना। नोट प्रॉपर्ली बनता है, पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल आ गया, इशूड शेयर कैपिटल आ गया, पूरे सारे फुल्ली सब कुछ होगा, 90,000 हर जगह सब कुछ चाहिए होगा, ठीक है। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, जैसे मैंने आपको सिखाया सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में आप यहाँ पे लिख देना सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, ऐसे भी लिख दोगे तो चल जाएगा आपका। तो ये आ गया 9 लाख रुपए। टेंजेबल एसेट के अंदर आपका ये टेंजेबल एसेट नहीं लिखाना चाहिए, ये होना चाहिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो ये थोड़ी सी दिक्कतें हैं, स्टडी मटेरियल्स में हो जाती हैं दिक्कतें। इन्होंने शेड्यूल 3 का जो मतलब बैलेंस शीट का फॉर्मेट डिस्कस किया, वहां तो इसको अपडेट कर दिया, लेकिन अपने और चैप्टर के सोल्यूशन में इसको अपडेट ही नहीं करा। तो ये थोड़ी सी हैं दिक्कतें, बट कोई बात नहीं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख का ये आ गया, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैलेंस विद बैंक आपका 5 लाख का आ गया। तो बस ये छोटा सा क्वेश्चन है, तो ये तो मैंने जल्दी जल्दी से ओरली डिस्कस कर लिया। आप एक बार इस क्वेश्चन को अपने आप से सॉल्व जरूर करना। तो मेरी तरफ से ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अब आपका थोड़ा सा काम आ गया है। अब आपका काम क्या है, आपको क्या करना है, ऑफ कोर्स आपको रिवीजन करना है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो मैंने जानबूझ के देखो अपने चैप्टर कंपनी अकाउंट से स्टार्ट किया, जो चीजें आप पढ़ चुके हो, ताकि एक तो आपका फ्लो बन जाएगा। सबसे बड़ी बात, एक फ्लो बनना शुरू हो जाएगा आपका, इससे पहले कि मैं आपके दूसरे चैप्टर्स पे चलूं, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स आपने 12th में पढ़े हैं, तो आपके दिमाग में थोड़े से रिलेटिवली फ्रेश होंगे। तो आपको रिवीजन करना है, और जो भी रिमेनिंग इलस्ट्रेशंस हैं वो करनी है। ज्यादा नहीं होंगी, मैंने मेजॉरिटी इलस्ट्रेशंस करा दी लेक्चर्स में, तो 1 2 3 ज्यादा बच रही होंगी, 2 3, तो वो आपको करनी है। और प्लस आप चैप्टर के एंड में जाके देखना, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दे रखे हैं, है ना, वो भी करने हैं। और प्लस जितने भी थ्योरी के क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है, उस पर जरूर नजर मारना है। तो ये आपको करना है अपने आप से, ठीक है। तो कुछ काम आपको खुद भी करना है, कुछ प्रैक्टिस आपको खुद भी करनी है। सारी चीज पॉसिबल नहीं है मैं ही करा दूं, आपको भी थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो ये अपने आप करोगे तो आपको एक लगेगा कि आपने एक प्रकार से कुछ होमवर्क किया, अपने आप से कुछ प्रैक्टिस किया, और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड फ्रॉम माय साइड। हमने कंपनी अकाउंट्स के 2 चैप्टर कर लिए अपने। एक तो हमने बेसिक्स कंपनी अकाउंट्स के बारे में पढ़ा था, और इसके बाद हमने इशू ऑफ शेयर्स की हमने चैप्टर खत्म कर दिया। अब लास्ट हमारा डिबेंचर वाला चैप्टर बच गया, तो वो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में शुरू कर दूंगा, उसको भी हम फिनिश कर देंगे। तो कंपनी अकाउंट्स को हम लोग एज इट इज खत्म कर देंगे, और फिर हम देखेंगे कि आगे हमें क्या चैप्टर करना है। तो अगर आप लोगों ने मेरे साथ इस पूरी वीडियो लेक्चर को देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट में अपने फीडबैक्स दीजिएगा, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस आपके पास आ जाए। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए, और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।